Hello बच्चों, let this question a ladder of length capital L is slip with its ends against a vertical wall and a horizontal floor. At a certain moment, the speed of the end in contact with the horizontal floor is v, and the ladder make angle theta 30 degree with the horizontal. Then the speed of the ladder at the center mass must be. आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। हमें बताया गया है कि एक इस प्रकार से एक लेडर है, दिस इज द एक्स डायरेक्शन और दिस इज द वाई डायरेक्शन बेटा। एक लेडर है बेटा एल लेंथ की, इज स्लिपिंग विद इट्स एंड है ना अगेंस्ट वर्टिकल वॉल हॉरिजॉन्टल फ्लोर, और किसी इंस्टेंट पर इस लेडर के द्वारा हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है वो आपको 30 डिग्री का एंगल बताया जा रहा है बेटा। ये एंगल आपके पास 30 डिग्री का है। इस लेडर का जो लोअर एंड है, जैसे मान लीजिए ए एंड है, ये आपका आगे की तरफ मूव कर रहा है डायरेक्शन में v मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो उस इंस्टेंट पे अगर ए आगे जाएगा तो जो बी वाला एंड है वो आपका नीचे तरफ आ रहा होगा v1 स्पीड से बेटा। तो ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये एंगल आपके पास 60 डिग्री का हो जाएगा। तो v1 स्पीड अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो इस लेडर में आपको देखना होगा कि जो ये ए एंड है ए, अगर ये आपका v स्पीड से आगे जा रहा है तो ये वाला जो एंड है b, तो ये आपका v1 स्पीड से नीचे आ रहा होगा। तो इधर जिधर अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो जिधर एंगल बनता है उधर कंपोनेंट होता है v1 cos 60 डिग्री, और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है v1 sin 60 डिग्री। उसी प्रकार से अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ तो ये एंगल मुझे यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है। अगर मैं ये एंगल देखूँ तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, तो इसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा v cos 30 डिग्री हो जाएगा, और इसकी परपेंडिकुलर इसका कंपोनेंट हो जाएगा v sin 30 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मुझे कंस्टेंट लगाता हूँ तो जिससे मैं v1 स्पीड निकाल पाऊँ, तो अलोंग द रॉड, जो अलोंग द रॉड आप देख रहे हैं अलोंग द रेडर, तो वेलोसिटी हमेशा सेम होती है। तो अलोंग लेडर बेटा जो वेलोसिटीज है हमेशा सेम होती है, तो v1 cos 60 डिग्री है ना, और v cos 30 डिग्री बराबर होगा। तो v1 cos 60 डिग्री, 60 डिग्री 1/2 होता है, और cos 30 डिग्री √3v/2 होता है बेटा। तो v1 यहाँ से कितना आ गया, √3v आ जाता है बेटा। तो हमने यहाँ पे v1 वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, वो कितनी हो गई, √3v हो जाती है। तो v1 हमने देखा कितना हो गया, √3v हो जाता है, √3v हमें देखने को मिलता है बेटा। ये हमने यहाँ पे v1 स्पीड को कैलकुलेट कर लिया। तो v1 स्पीड हमारे पास जो है वो कितनी है बेटा, v1 स्पीड हमारे पास √3v स्पीड हो जाती है। अब बेटा अगर ये b पॉइंट नीचे आ रहा है, a पॉइंट आगे जा रहा है, तो हमें से ये पूछा गया है कि इसके सेंटर मास का वेलोसिटी क्या होगा। तो इसका सेंटर मास कहीं यहाँ पर होगा, इसका सेंटर मास कहीं यहाँ पर होगा बेटा। तो सेंटर मास का अगर वेलोसिटी मेरे से पूछा जा रहा है तो मुझे यहाँ पे क्या देखना होगा, सेंटर मास के कोऑर्डिनेट्स देखने होंगे। तो अगर मान लो ये एक्स पोजीशन है, अगर किसी इंस्टेंट पर ये एक्स पोजीशन है और ये अगर वाई पोजीशन है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास क्या होने वाला है। अगर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास देखूं तो बेटा ये इसका बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे सेंटर मास के कोऑर्डिनेट देखता हूं तो सेंटर मास के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट और दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट हम देख रहे हैं कि जस्ट हाफ होने वाला है, y/2 होने वाला है, और एक्स कोऑर्डिनेट भी इसका x/2, मतलब सेंटर मास के कोऑर्डिनेट जो है x/2 y/2 हो जाता है। दिस इज द पोजीशन वेक्टर या सेंटर मास कोऑर्डिनेट हो गए। तो अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखूं सेंटर मास का, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर मास, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर मास हम यहाँ पे देख पाते हैं वो कितना हो जाता है, x/2 आई कैप, एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप का है, और y/2 जे कैप हो जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास अगर लिखनी है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या होगी, जो पोजीशन वेक्टर है सेंटर मास का, उसका टाइम करेस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएशन करना होगा। तो अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा dx/dt आई कैप आ जाएगा, और यहाँ पे 1/2 dy/dt जे कैप आ जाएगा। ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास का फॉर्मूला हो जाता है बेटा। तो मुझे फाइनली यहाँ पे dx/dt और dy/dt कैलकुलेट करना होगा। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये वेलोसिटी है v मीटर पर सेकेंड, ये किसकी पोजीशन बढ़ा रही है, x की पोजीशन बढ़ा रही है। तो मतलब द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होगा, मतलब x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी बढ़ रही है वो x में जो चेंज हो रहा है वो v मीटर पर सेकेंड से हो रहा है, और y में अगर आप देखें तो बड़ा v1 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज कर रहा है। तो dy/dt जो है वो y डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहा है, कितनी स्पीड से, √3v स्पीड से डिक्रीज कर रहा है बेटा। तो dy/dt जो है वो कितना हो जाता है, √3v हो जाता है बेटा। तो dy/dt आपका √3v हो जाता है, और वहाँ पे वापस बेसिकली वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बेटा। तो dx/dt को हम v बोलेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास अगर लिखते हैं तो dx/dt को हमने v बोला तो v/2 आई कैप हो जाएगा, और dy/dt को -√3 बोला तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का √3/2 जे कैप हो जाता है, √3/2 जे कैप हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास कितना है, v है, और ये √3v/2 जे कैप हो जाता है। तो बेसिकली कितना हो गया, v/2 आई कैप और माइनस का √3v/2 जे कैप हो जाता है। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता हूँ तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब v²/4 हो जाएगा, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 3v²/4 हो जाता है। तो बेसिकली सॉल्व करने पर 4v²/4 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट
वी स्क्वायर हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास किसके बराबर आ गया बेटा, वी के बराबर आ जाता है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास सी हो जाएगा, वी हो जाता है, मतलब हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।